अनिल सिन्हा जी, जल्दी चुनाव की जो बातें हो रही है, नीतीश कुमार भी इशारा कर रहे हैं, आज उन्होंने कहा भी है। ममता बनर्जी ने तो हेलीकॉप्टर बुक होने जैसे दावे तक कर दिए थे। लेकिन वाकई इन सब दावों में दम है या ये आशंका अगर सही दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है? तो जल्दी चुनाव की वजह क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी चुनाव में जाना चाहती है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको क्या दिखाई देता है? मुझको लग रहा है कि एक अकेला कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि संघ परिवार को ये लग रहा है क्या कि ये इस बार नहीं तो कभी नहीं, हम्म। कि जो संविधान बदलना है या उनको लोकतंत्र खत्म करना है, वो उसमें इस बार उनको एक तो 2025 में उनका शताब्दी वर्ष भी है, और जी। दूसरा उनको जिस तरह की सरकार उन्होंने मोदी जी ने चलाई है, उससे उनको भरोसा हो गया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है, और एक हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में हम बन गया है करीब करीब उस तरह से, जी। अलिखित तौर पर। जिस तरह से मुसलमानों को पर बुलडोजर चला रहा है, ये आदित्यनाथ योगी की सरकार चला रही है, या जो नूह में हो रहा है, या ये संगठित जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिस तरह से हिंदुस्तान में काम कर रहा है, हम्म। उससे उसको भरोसा हो गया है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है। तो इसीलिए इस बार जी। जल्दी में है। और इसको सिर्फ इतना नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी घबरा गए हैं और जल्दी चुनाव चाहते हैं। वो तो है ही कि 6 महीना और वेट करेंगे तो उनके पास कोई ऐसा चीज नहीं है, न बेरोजगारी के मामले में, न महंगाई के मामले में, या सुरक्षा के मामले में ही कि कोई नैरेटिव बना सके एक नेशनल हाइपर नेशनलिज्म का, जो स्यूडो नेशनलिज्म है, उसका नहीं बना सकते वो। इसीलिए उनको लग रहा है वो व्यक्तिगत तौर पर भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, व्यक्तिगत तौर पर हम्म। मतलब वो और अमित शाह। लेकिन हम्म। संघ परिवार भी चाहता है कि जो बदलना है डेमोक्रेसी के जो का मतलब फ्रेम, उसको जी। ये करना चाहिए। तो ये जो है ये वजह है। और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ ममता बनर्जी या नीतीश कुमार की आशंका से कि चुनाव पहले हो सकते हैं। मतलब मुझको भी जो दिख रहा है चुनाव ये मतलब बाद में समय पर कराने का कोई औचित्य मुझको दिख नहीं रहा है एक राजनीतिक दृष्टि से, कि हम्म। क्योंकि क्यों उसको डिले करेंगे वो। और इसीलिए ये सब जो शुरू किया है उन्होंने, और इसको आप सिन्हा जी, कम मत वन जल्दी वन चुनाव से फायदा किसको होगा, आपको क्या लग रहा है? अर्ली इलेक्शन का पॉलिटिकल बेनिफिट किसको होगा? फील गुड इंडिया साइनिंग किसे महसूस होगा? नहीं, देखिए पॉलिटिकल बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लिया कि उनको 10 सीटें मिलने वाली है, तो वो जो है बाद में तो मतलब अभी वो 12 सीट ले सकते हैं। हारेगी तो पक्का ये बीजेपी, अगर चुनाव सही से हो गए। इतना जी। खर्चीला और इतना बेईमानी भरा चुनाव कभी नहीं हुआ है। आप तो बिहार के हैं, आपको पता है कि किस तरह से पिछले इलेक्शंस में लगभग जी। लगता है अनिल सिन्हा जी के इंटरनेट में समस्या आ गई है कुछ। सतीश सर, क्या आपको लग रहा है कि अर्ली इलेक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए ऐसी कौन सी आवाज आ रही है? परिस्थिति? जी। आवाज आ रही है, हाँ। जी, आ रही तो है। वो, हाँ, तो वो जो है उन्होंने जिस तरह से किया और जिस तरह से कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है क्या कि वो वेट मतलब करने कोई वजह नहीं है कि वो रुके। और वो करके जो फायदा उनको हो जाएगा, यही फायदा होगा कि जो 12 सीट लूज मतलब ज्यादा सीटें लूज करेंगे, हो सकता है कम सीट लूज करें, क्योंकि समय जिस तरह से बढ़ता जाएगा और हम्म। एक्सपोज होते जाएंगे। उस समय बजट चुनाव के पहले देना पड़ेगा उनको, उसमें और चीजें आ जाएंगी कि किस तरह की इकोनॉमी की कैसी बुरी हालत है, एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, कई चीजें बहस फरवरी में अगर बजट आने आएगा तो आपको कई चीजें बतानी पड़ जाएंगी। इस बीच में और भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अडानी के मामले में और खुलासे आ रहे हैं। अब आप हम्म। कितना देर वेट करेंगे? आप अगर रोज आप एक्सपोज होते जाएंगे तो वो है। दूसरा है क्या कि अगर वक्त देंगे अगर इस गठबंधन को, तो इस गठबंधन का प्रसार ही होगा, और ज्यादा लोगों को ये बात बता पाएंगे। जो आज आपने लद्दाख के बारे में सुना, ये हम्म। और अडानी के बारे में जो सुनाने का, ये सुनाने का वक्त भी उनको मिलेगा। इसीलिए मुझको लग रहा है क्या कि चुनाव ये मतलब कोई अंदेशा नहीं है, लगभग उनको सही डर है कि चुनाव ये पहले कर दे, और ये चुनाव हो सकता है। अब इसमें तो बहुत कठिनाइयां हैं, वन नेशन एंड वन ये में क्या कहते हैं इलेक्शन में, तो बहुत हम्म। आसान नहीं होगा उनके लिए इसको करना। क्योंकि मान लीजिए एक ही बार इलेक्शन कराएंगे तो क्या कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं उसको खत्म ये कर देंगे, मतलब तुरंत हुआ है।
उसको खत्म कर देंगे, या जो वो तो चुनाव। feasible नहीं है सर, इसलिए उसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे, इसलिए कि वो फिजिबल नहीं है। सतीश सर ने पहले भी हाँ, कह तो दिया इसलिए हाँ, कि ये एक तो वो चर्चा है। फिजिबल है नहीं, तो इसीलिए। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो है, जो राज्यों के चुनाव हैं, क्योंकि ये तो डिक्लेयर कर दिया बीजेपी ने कि उनका चेहरा, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो और चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, तो ये चेहरा एक ही है, चेहरा नहीं बदलने वाला है। और उसमें वो भी मतलब कोई किसी तरह की ये नहीं रखते, मतलब जिसको कहते हैं मोडेस्टी, जिसको कहते हैं विनम्रता, वो भी नहीं रखते क्या कि भाई अगर बीजेपी चाहेगी तब मैं बनूंगा, या लोग जो है सो हमको वोट देंगे तब बनूंगा। वो दूसरा आपने देख ही लिया होगा कि अपने भाषण करके गए थे कि मैं ही आऊंगा दोबारा, और उसके बाद भाषण किया, और दूसरा टर्मिनेटर में आ गया, आई विल बी बैक। जब वहाँ विपक्षी लोग बैठ रहे थे तो कहा कि आप लोग सपना देखते रहिए, टर्मिनेटर। जी और टर्मिनेटर वाली इमेज जो है वो हमको लग रहा है क्या कि हम लोग मीडिया के लोग हैं, संस्कृति और फिल्म के बारे में भी कुछ कुछ समझ रखते हैं, वो बहुत डेंजरस इमेजरी है कि वो जो है एक विलन है, जो कि भविष्य खत्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है मानवता को। उसका जो कोख में पल रहा है, मानवता बचाने वाला शख्स, बच्चा, उसको ही करता है। वो काफी साइंस फिक्शन है, इसीलिए उसी अंदाज में कहा गया है। और उसको वो जो है मिटाने के लिए, लेकिन नहीं मिटा पाता है, तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो फिर आऊंगा। और फिर उसके कई सीक्वल्स हैं, मैंने कई बार टर्मिनेटर फिल्म देखी है, इसलिए उसका अर्थ समझता हूँ। तो आप जी समझ लीजिए कि ये कितनी, मतलब जो भी उनका, ये हो सकता है कि उनकी सहमति से ना हुआ हो, उनका कोई एड एजेंसी वाला किया हो जो उनका पीआर देखता है, लेकिन उसके दिमाग में मोदी जी की इमेज कैसी है और वो किस तरह का इमेज कराना चाहता है, इससे पता चलता है। ये सब अगर आप जोड़ करके देखें, आई विल बी बैक वाला अगर स्लोगन देखें, तो मुझको लगता है जी कि तो वेट क्या करना है, मुझको ही रहना है तो अपन चुनाव लड़ ले कर लेंगे। यही उनकी मंशा हो सकती है और उनका गेम प्लान हो सकता है। और इंडिया के आ जाने के बाद जिस तरह का मुकम्मल एक चैलेंज उनके सामने आ गया है, उस मुकम्मल चैलेंज के सामने उनको ज्यादा समय उसको नहीं देंगे, ये भी है मेरा अंदाजा। यही स्लोगन फडणवीस ने भी दिया था, आई विल बी बैक, जी है ना। पुणे क्या जो मराठी में था, पुणे नहीं आओगे। नहीं, तो मैं खाली बस एक लाइन कहूंगा, इसका जवाब पवार ने बहुत अच्छा दिया। पवार अभी बीड में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या कि जैसे देवेंद्र जो है सो मुख्यमंत्री के बदले उप मुख्यमंत्री हो गए, उसी तरह नरेंद्र तो वापस ही नहीं आ पाएंगे। तो वो बैक जी जो फिर से आने वाले का कमेंट उन्होंने उसका जवाब दिया कि जो देवेंद्र का हुआ वही नरेंद्र का होगा, कि बैक हो ही नहीं पाएंगे अपने पोस्ट पे। अनिल जी, मराठी का सेंटेंस बताइए जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब हमको ये एग्जैक्ट याद नहीं, बाद में उन्होंने एक दूसरा वायरल हुआ था कि जो एनसीपी के साथ जाने के बारे में पूछा, तो कहा कि वो लोग चक्की पीसिंग, वो लोग सब जी जेल में रहेगा, और वो जो है क्या कहते हैं, हम लोग उसके साथ कभी अब नहीं दोनों एक जाएंगे। बराबर होगा वो सर। वाला है। अब दोनों एक बराबर हो गए, चक्की पीसने वाले भी डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस भी डिप्टी सीएम, दोनों हाँ एक वो साथ है, वही पवार ने कहा कि वो जी कह के गया था कि मैं फिर वैसे मराठी में ये होना है कि मी परत येणार, लेकिन यही होगा उसका अनुवाद अगर है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटेंस क्या कहा वो अभी याद नहीं। लेकिन उसका जवाब उन्होंने मतलब जब ये मोदी जी ने कहा इससे मतलब लाल किले से, तो उसके बाद में उन्होंने अपने बीड के भाषण में कहा कि दो दो देवेंद्र की हालत हुई वही नरेंद्र की हालत होगी। अनिल सिन्हा जी, सीधे सीधे आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अब इंडिया गठबंधन आगे बैठकों पर जोर देगा। 3 बैठकें तो हो गई, ये कांग्रेस का सालाना जलसा जो था ना, निवेदन प्रतिवेदन वाला 1885 से 1915, ये वो ह्यूम और दादा भाई नौरोजी वाला जमाना, ये वो जमाने में वाला काम तो बीत गया 3 बैठकों के साथ। अब तो सड़क पर उतर, अब तो असहयोग आंदोलन वाले दौर का समय आ गया इस पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, सड़क पर उतरने का। तो ये रैलियों के सिलसिले में आगे बढ़ेगा या अभी भी निवेदन प्रतिवेदन और बैठकों का दौर ही चलेगा? संकेत क्या दिखाई देते हैं आपको मुंबई से? नहीं नहीं, असहयोग आंदोलन का तो उनका चालू हो गया संसद के समय में ही। संसद के जी समय में जिस तरह से यूनाइटेड परफॉर्मेंस, मतलब यूनिटी दिखाई उन्होंने, उस समय ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और नैरेटिव भी बन गई।
और उन्होंने जो मुद्दे उठाने थे वो उठाए और उस पर टिके रहे और उस नैरेटिव को आगे कंसोलिडेट भी किया। अब तो उसमें कई मुद्दे जुड़ेंगे नहीं, मतलब वो वही नैरेटिव स्ट्रेंथन होगी कि आप जो है डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, आप सुरक्षित जी। नहीं रख सकते देश को। अब भ्रष्टाचारी ये जो मतलब बिजनेस क्लास है उसी की मदद कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव उन्होंने शुरू किया था राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले से, उसको भारत जोड़ो यात्रा और वहां से चला गया। इसको हमको लग रहा है कि खाली इसमें इतना ही समझ लीजिए कि हम लोग 2019 और पिछले के चुनाव से इसकी तुलना इसलिए ना करें कि 2019 में एक तो यूनाइटेड विपक्ष, जो कहा सतीश जी ने सही कहा कि कभी भी इतना बिखरा विपक्ष नहीं था जितना 2019 में था, और जी। न कोई फेस था। अब वैसे कोई स्थिति नहीं है। एक मतलब मास लीडर के रूप में उभरे हैं जी। राहुल गांधी और उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। दूसरा है क्या कि एक एक जो नैरेटिव कहते हैं जिसको आप कॉन्क्रीट नैरेटिव लेकर के जी। पूरा विपक्ष चल रहा है। तीसरी बात, मैं ये सिर्फ जो मीडिया की बात चली ना, तो मीडिया के मामले में सिर्फ उन्होंने चर्चा नहीं की, उन्होंने बकायदा मीडिया पर कमेटी बनाई है और सोशल मीडिया के लिए भी कमेटी जी। बनाई और उसको घोषित किया है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसलिए मीडिया में क्या चल रहा है उससे वो पूरी तरह वाकिफ भी हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं खाली ये कहूंगा कि मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर अभी भी है, आगे भी रहेगा। और एक चीज खाली ये जो समीर आत्मा जी कह रहे थे, उससे मैं थोड़ा ना इत्तेफाक रखता हूँ और कहना भी चाहिए मुझको कि इसकी तुलना जो मीडिया के साथ में जो मैनेज करने वाला है, जैसे नीतीश कुमार के बारे में ये बात कही, बहुत सही है कि लोग लिखना मतलब मैनेज कर लेते हैं, उसको दबाव डालते हैं। ये नहीं हुआ होता है क्या कि मीडिया से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, आपका कोई कैबिनेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ना करे, मीडिया जो है उसको आप मतलब समझे कि कुछ है ही नहीं। ऐसी हिम्मत नहीं, मतलब ऐसा है नहीं है। मैं भी लगातार मतलब इन लोगों में से सारे लोगों को कवर करता रहा हूँ। ये लोग आप कोशिश भले करें कि मैनेज हो जाए, लेकिन कभी नहीं करते कि आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे। ये सबसे अपारदर्शी और जिसको कहते हैं ओपेक ये गवर्नमेंट है। आप आज ही की घटना बस लास्ट कहूंगा कि आप देख लीजिए कि कह रहा है कि अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, तो सदस्य कौन है? और मीडिया की देखिए कैसा है, बहस चला रहा है वन इलेक्शन वाला अध्यक्षता में कमेटी बनी, लेकिन कमेटी में मेंबर कौन है इसके बारे में कहीं कहीं कोई अभी तक तो मुझको पता नहीं है कि कौन है। उससे पहला कौन मिला, जेपी नड्डा जाकर के उसको बता रहे हैं। तो ये जो है, और या जो उन्होंने जो तय किया कि होने वाला है सत्र, उस सत्र किससे चर्चा की, कहाँ चर्चा की, कौन जगह डिसीजन हुआ, कुछ पता है आपको किसी को? तो ये दोनों की तुलना हमको लगता है कि थोड़ा सा ये है, मतलब अनुचित ठीक तो है। नहीं कहूंगा लेकिन अन्यायपूर्ण है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये जिस तरह से मीडिया को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कोई बहुत पावरफुल लोगों को हमने देखा है, कोई भी ऐसा नहीं है। और वो लोग चाहते भी थे, मैनेज भी करते थे, लेकिन इस तरह का नहीं है। तो मीडिया का मतलब है क्या कि गुलामी करो, मतलब जो आप देख रहे हैं आप चैनल्स पे, वैसी स्थिति कोई किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, किसी नेता ने नहीं किया है आज तक भारतीय लोकतंत्र में। ये बात हमको जरूर अल्टरनेटिव ठीक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए।